नमस्कार, बुक बैंक सीरीज में आपका स्वागत है। स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे तमाम सारे प्रोग्राम्स के बीच में एक ये भी प्रोग्राम है जिसको आप लगातार अनुभव करते हैं और तमाम सारी अपनी जानकारियां बटोरते हैं। बुक बैंक सीरीज में आज हम विपिन चंद्रा जी की किताब को कवर कर रहे हैं और आप सब लोगों को मालूम है इसमें लगातार आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 12 में, जो कि है स्वराज के लिए संघर्ष का भाग 1। और इसमें बहुत सारे सबटाइटल्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। जैसे कि आपने देखा है कि पिछली क्लास में हमने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, रॉलेट कानून, महात्मा गांधी के नेतृत्व संभालने की बात और उनके विचारों को हम लोगों ने यहाँ पे समझने का प्रयास किया था। आज हम चंपारण सत्याग्रह से चीज़ों को शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर के जो हड़ताल है, रॉलेट के खिलाफ किस प्रकार से सत्याग्रह हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत और सहयोग की शुरुआत तक हम लोग यहाँ पर चलने का प्रयास करेंगे। हालांकि इसको हम दोबारा भी लेंगे अगले सेशन में, लेकिन उसके बाद आगे स्वराजवादी इत्यादियों के बारे में पढ़ना है। आज का जो चैप्टर है इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको ठीक तरीके से पढ़ना होगा। उसका रीज़न है, उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है कि जो ये वाला चैप्टर है जिसमें हम रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को उस समय फलीभूत होते हुए देखा गया है या घटित होते हुए देखा गया है। फलीभूत ठीक शब्द नहीं होगा, मैं इसकी जगह घटित शब्द का प्रयोग करना चाहूँगा। तो जो ये घटनाएं घटित हुई हैं उस समय एक तरीके से कह सकते हैं भारतीय इतिहास का गांधीयन युग जो है वो शुरू हो चुका है, गांधी एरा। तो थोड़ा बहुत उनके बारे में जानते हुए हम यहाँ पे कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं। आज की श्रृंखला में प्रश्नों की महत्वता उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इंपॉर्टेंस उस समय की घटनाओं को महसूस करने की है। ठीक है, तो ये चैप्टर उसी प्रकार का है। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम MCQ की, लेकिन थोड़ी बहुत बातें हम पहले से जान लेते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि जब ये संघर्ष की कहानी शुरू होती है, जब ये आपका संघर्ष का पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था तो तमाम सारी चीजें बताई थी। आप सब लोगों को मालूम है कि 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के पश्चात 46 साल की उम्र के हैं उस समय वो, और भारत आने के पश्चात 1 साल तक वो भारत भ्रमण करते हैं, 1 साल तक। तो आपने देखा इसीलिए इतिहास में 1915 में उनका कोई एक्टिव आंदोलन होते हुए दिखाई नहीं देता है, 1916 से दिखाई देना शुरू होता है। तो 1 साल उन्होंने क्या किया, भारत भ्रमण किया। अब इस भारत भ्रमण के दौरान उन्हें जो इंडिया में, भारत में जो परतंत्रता की बेड़ियां दिखाई दी हैं या कह सकते हैं गुलामी की जो जंजीरें दिखाई दी हैं, उस जंजीरों में किस प्रकार के मोड़ हैं उसको समझने का उन्होंने प्रयास किया है। किस प्रकार से उस बेड़ियों को गुथा गया है उसको समझने का प्रयास किया है, और तब उसके बाद उन्होंने आंदोलनों की शुरुआत करी है। ऐसा नहीं है कि गांधी जी के आने से पहले तक आंदोलन नहीं हो रहे थे, लेकिन गांधी जी के आने के बाद एक नई प्रकार के आंदोलन की शुरुआत हुई है। क्या अंतर है, उस अंतर को हम समझने का प्रयास करेंगे। 1 साल पश्चात उन्होंने साबरमती आकर के साबरमती आश्रम की स्थापना करी, साबरमती आश्रम। और साबरमती आश्रम में लोग इनसे आकर के मिलते थे और इनके विचारों को सुनते और इनसे प्रभावित होते थे, क्योंकि इनके विचारों में बहुत सारे अनुप्रयोग पहले से जो इन्होंने किए थे वो शामिल थे। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे आंदोलन जो वगैरह किए थे इन्होंने, वो एक अनुभव, और वो भारत को कैसा महसूस कर रहे हैं उस तरीके के अनुभवों को यहाँ पर उन्होंने अपने विचारों के रूप में रखना शुरू किया। बड़ी बात यह है कि ये कोई साबरमती आश्रम कोई पॉलिटिकल मंच नहीं था, मतलब ये कोई राजनीतिक मंच नहीं था। और यदि अगर ये राजनीतिक मंच का रूप कहीं दिखता भी था तो इस राजनीतिक मंच में केवल राजनीतिज्ञ ही हों ऐसा जरूरी नहीं होता था। इसमें आम जनता भी आकर के इनके विचारों को मतलब देखती थी, समझती थी और सहमत होती थी। अब इन्हीं दिनों में एक घटना घटित होती है। घटना क्या घटित होती है, चंपारण में अंग्रेजों ने किसानों के प्रति बहुत ज्यादा अत्याचार कर दिया था, और खासकर जो निलहे थे उन्होंने, निलहा किसको कहते हैं, जो नील की खेती करवाते हैं। तो नील की खेती कराने वाले जो अंग्रेज किसान थे वो वहां के किसानों के अंग्रेज अधिकारी थे, वो वहां के किसानों के ऊपर अत्याचार करते थे। अत्याचार का रूप कुछ इस तरीके से होता था कि अनिवार्य कर दी गई थी कि आपको अपनी जमीन में
20 भाग में से 3 भाग में नील की खेती करनी ही करनी है। नील की खेती से ऐसा माना जाता है कि खेती जो है वो उर्वरक का प्रयोग ज़्यादा करती है, प्राकृतिक उर्वरकों का, और उससे खेत नष्ट हो जाते हैं। तो इससे धीरे धीरे किसानों के खेत जो है वो समाप्त होते चले गए। अब उनसे जबरन जब ये कराई जाने लगी, और अच्छा उसके जो दाम थे, जो नील पैदा होती थी, उस नील को बेचना जब किसानों को होता था तो जो सरकार के द्वारा दाम तय किए गए थे उसी दाम पर वो इन नीलहों के द्वारा प्रभावित जो सरकार थी उसी दाम पर ये बेचते थे, तो वो काफी कम था उस खेती के तुलना में। तो बड़ी दयनीय स्थिति हो गई थी चंपारण के किसानों की। तो ऐसा हुआ कि तमाम सारे लोग बिहार से चंपारण आश्रम में आते हैं। उसमें बाबू राजेंद्र प्रसाद भी हैं, जेबी कृपलानी भी हैं, और दूसरे भी जो राजनीतिक थे, जो जनता के कहीं ना कहीं वेल विशर्स थे, वो सब, और आम जनता ने आकर के यहाँ पर एक अर्जी जो है दी, मतलब इनसे मिलने आए और इन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है हम चलेंगे वहां। तो ये सब लोग वहां जाते हैं 1917 में चंपारण। वहां की स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी होती है, इस चीज को वो पहचान पाते हैं। तो वहां सीधा एक उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि आपको नील की खेती करनी नहीं चाहिए। अगर किसान आपकी बात नहीं मान रहे, अगर नीलहे आपकी बात नहीं मान रहे, खेत आपका है, तो आप क्यों देते हो लगान? मत दो, खेती मत करो। और इस तरीके से वहां पर एक शांतिपूर्वक आंदोलन, जिसको किसानों ने बड़े आसानी से महसूस किया कि देखो तुम्हारा शोषण तो तब भी होता है जब तुम खेती करते हो, तो फिर खेती मत करो, शोषण तब भी होगा। दोनों ही स्टेज में अगर शोषण हो रहा है तो उसमें फायदा करा करके अपना शोषण क्यों करवा रहे हो? मत करो। तो ऐसा नहीं। अब देखिए 1917-18 में जब चंपारण आंदोलन होना शुरू होता है, 1917-18 में जब ये चंपारण आंदोलन होना शुरू होता है, तो आप ये नहीं महसूस करिएगा कि नीलहों के अत्याचार के खिलाफ शुरू होने वाला जो चंपारण आंदोलन है ये पहला नील विरोधी आंदोलन है। इससे पहले भी नीलहों के खिलाफ आंदोलन बंगाल में किए जा चुके थे 1859 टू 1861 के दौरान, 1859 से 1861 के दौरान। तो यहां पर भी एक उग्र आंदोलन हुआ था और फिर जो अंग्रेज थे उनको पीछे हटना पड़ा था, सफल हुआ था वो भी। उसी तरीके से सफल आंदोलन ये भी होने वाला है। अब जब चंपारण आंदोलन सफल हुआ तो गांधी जी का भारत में भी प्रभाव तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद कई सारे आंदोलन होने शुरू हो गए, जैसे कि अहमदाबाद यहां पर मिल के जो मजदूर थे उनका हक दिलाने के लिए आंदोलन किया गया, जो कि सफल हुआ। इसी तरीके से गुजरात के खेड़ा में भी उन्होंने आंदोलन किया 1918 में ही, और यहाँ के जो किसान थे उनको भी काफी सफलता मिली गांधी जी के इस आंदोलन से, जो कि लगान के भारी करों से दबे हुए थे किसान, तो उनको भी राहत मिली। इन सब सफलताओं को देखते हुए अंग्रेज सरकार की जब नींद उड़ने लगी तो उन्होंने अजीबोगरीब कानून बनाने शुरू किए। सरकार के खिलाफ बोलने वाले से लेकर के, यदि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह महसूस होता है कि सरकार के खिलाफ कोई सोच भी रहा है, तो उसे भी इन्होंने गिरफ्तार करने की कैटेगरी के अंदर ले आए। और इसके लिए एक बड़ा विचित्र सा कानून बनाया गया जिसे रॉलेट एक्ट बोला गया, जिसे आप काला कानून कहते हैं। मैंने आपको बताया पिछले सेशन में कि रॉलेट एक्ट आया, उसे लागू करने के लिए भारतीय समर्थकों की बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं थी। इवन द कांग्रेस या दूसरे मेंबर्स जो परिषद में शामिल थे उन लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया इसे, उसके बावजूद भी इसे लागू किया गया या उसे प्रयोग में लाया गया। और इसकी वजह से तमाम सारे जो राजनीतिक थे, नेता वगैरह, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। इसी परिणति में पंजाब के 2 बड़े सुप्रसिद्ध नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये मुस्लिम नेता थे, और डॉक्टर सत्यपाल। तो ये ऐसे लीडर्स थे जिनके एक बात पर जीने मरने के लिए लोग तैयार हो जाते थे पंजाब में। इनको ब्रिटिशर्स ने कैद कर लिया और इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए जलियांवाला बाग यहां पर लोग एकत्रित हुए थे, और इस पर जो है वहां के पुलिस कमांडर ने, जनरल डायर ने, इस बाग
इस जलियांवाला बाग में जोरदार तरीके की गोलीबारी करी। तो तब तक करी जब तक उनकी गोलीबारी खत्म नहीं हुई, मतलब उनके बंदूक में गोलियां जब तक खत्म नहीं हुई तब तक गोलीबारी चलती रही। इस नरसंहार के बाद न सिर्फ जलियांवाला बाग में ही नरसंहार हुआ, बल्कि अपना भय कायम करने के लिए इन्होंने महीनों तक पंजाब में, पूरे पंजाब में कह सकते हैं कि पशुत्व का या पशुता का ऐसा जघन्य क्रूर रूप प्रस्तुत किया कि इसको सुनकर के किसी की भी रूह कांप सकती थी। लोगों को लगता है जलियांवाला बाग ही केवल एक ऐसा था जो हत्याकांड था, जो नृशंस हत्याकांड के रूप में जाना गया। ये तो केवल शुरुआत हुई थी, उसके बाद उन्होंने बहुत अत्याचार किए, बहुत अत्याचार किए। मतलब सामान्य तौर पर घरों में लूटपाट, बलात्कार, मारपीट, कोड़े बरसाना, हत्या कर देना, घुटनों के बल चलने के लिए मजबूर करना, सड़क पर रेंग कर चलने की सजा देना, फांसी पर लटकाना, स्कूल के बच्चों पर हंटर कोड़े बरसाना, मुस्लिम जनता को अपने टारगेट में फिर से लेना, ऐसे तमाम सारे बैक टू बैक अत्याचार लगातार होते चले गए। और अब एक जरूरत, अब देखिए ये अत्याचार हुआ तो कुर्बानियां दी लोगों ने, स्वाभाविक सी बात है, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग बुरी तरीके से घायल हुए, तमाम सारी चीज। पर इसी से एक और चीज उभरी, इसी से एक और चीज उभरी। हालांकि इसको हम अच्छाई के रूप में नहीं देख सकते हैं, लेकिन कभी कभी अत्यंत कठिन मुसीबत जब आती है तो उसी में से ही, कहते हैं ना, कीचड़ से ही कमल खिलता है, तो वैसा ही हुआ। इसके पहले जो हिंदू मुस्लिम एकता में दरार डालने में जो ब्रिटिशर सफल हो गए थे, उनके इस हरकत ने हिंदू मुसलमानों को फिर से एक कर दिया। क्योंकि ये जो अत्याचार हो रहे थे पंजाब में, ये किसी एक धर्म के ऊपर नहीं हो रहे थे, वो पंजाब वासियों पर हो रहे थे। तो वहां फिर से हिंदू मुस्लिम एक हो जाते हैं और आगे चलकर के खिलाफत आंदोलन जो है वो पूरे देश में शुरू होता है। हालांकि खिलाफत आंदोलन शुरू होने का यही एक कारण नहीं है, इसी से प्रेरित नहीं हुए खिलाफत आंदोलन, दूसरे कारणों से भी प्रेरित हुए जो कि वैश्विक भी थे, जिसमें टर्की के ऊपर ब्रिटिशर्स का हमला जो है वो प्रमुख है। तो ये सारी चीजों को आज के इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है, इसके ऊपर हमने एमसीक्यू आपके लिए रखा हुआ है। तो आप उम्मीद करेंगे आप सब लोगों से कि इस चैप्टर के इस पोर्शन को आप जरूर पढ़िएगा अपनी बुक से जाकर के, क्योंकि जो विचार आपको गांधी जी के मिलेंगे, राष्ट्रवादियों के मिलेंगे, उस समय के राष्ट्रीय आंदोलनों की क्या भाषा रही होगी, उसको समझने का आपको एक बहुत ही अच्छा, कह सकते हैं कि, अवसर है जब आप इस किताब में इस पर्टिकुलर सेक्शन से होकर के गुजरते हैं। राष्ट्रवादियों का एकदम नया रूप आपको अब देखने को मिलेगा और राष्ट्रवादी आंदोलन चलाने के भी नए तरीके आपको यहां पर महसूस होंगे। गांधी जी के विचार में 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से हुआ करती थी। नंबर 1, सांप्रदायिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, हिंदू और मुसलमान एक होकर के रहें। नंबर 2, ऊंच और नीच का भेदभाव ना हो। और नंबर 3, वो अपने देश में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी करना चाहते थे, जो कि काफी दयनीय थी, और खासकर पुरुषों और स्त्रियों में काफी भेदभाव रहता था। तो वे चाहते थे कि वे एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकें, या वो एक ऐसे भारत में रहें, एक ऐसा भारत कल को निर्मित हो जिसमें सांप्रदायिक भेदभाव ना हो, जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, और जिसमें महिलाओं के प्रति भेदभाव ना किया जाए, पुरुष और महिला बराबर रहें। हिंदू मुसलमान एकता पर वे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इस देश में हिंदू और मुसलमानों की स्थिति एक जैसी हो। वे सांप्रदायिक रूप से किसी भी चीज को एक पक्ष में रख करके नहीं देखते हैं। वे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जब यहां से संस्कृतियां विचित्र प्रकार की या विभिन्न प्रकार की, दुनिया की जितनी भी संस्कृतियां हों, वो चाहते हैं कि हमारे दरवाजे से होकर के गुजरें, परंतु जब वो हमारे दरवाजे से होकर के गुजरे तो कोई एक संस्कृति मुझे अपनी ओर झुकने के लिए मजबूर ना करे, ये भी वो चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देना चाह रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष रहना चाह रहे हैं, फिर वो चाहे पंथ निरपेक्षता के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो। तो ऐसे भारत का उनका सपना है। ये सब चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यूज के ऊपर, और वहां पर डिटेल्स जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार की डिटेल्स हमको देखने को मिलेंगी। पहला प्रश्न आपके सामने है, चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं? आपको ये बताना है। अब यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह की बात करी जा रही है,
जब चंपारण सत्याग्रह की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि केवल उसी सत्याग्रह से संबंधित हमको बात समझनी है। पहला लिखा है, यह गांधी जी के सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग था। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1915 में वे भारत वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से। मद्रास में उनका जोरदार तरीके से स्वागत होता है। वहां लोग उन्हें भगवान का दर्जा देने के लिए तैयार जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं भाई, मैं इतना सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं, ये जो आज श्रेष्ठता आप देख रहे हैं ये सब आम जनता की भावना से ही प्रेरित है, तो मेरी श्रेष्ठता का गुणगान न किया जाए। उसके बाद उन्होंने, मैंने बताया कि 1 साल तक भारत भ्रमण किया और पहला सत्याग्रह का प्रयोग उनको चंपारण में होते हुए दिखाई देता है। हालांकि इससे पहले उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना, साबरमती आश्रम की जो स्थापना है वो उन्होंने कर ली थी और यहां से लोगों को प्रेरित करना उन्होंने शुरू कर दिया था। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बिहार से रिक्वेस्ट आती हैं, जिस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद इनके साथ में तमाम सारे लोग बिहार जो चंपारण है उसमें जाते हैं। तो गांधी जी के सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग कह सकते हैं कि ये था। बिल्कुल सही बात है। यह प्रयोग बंगाल के चंपारण में किया गया था, यह भी बात बिल्कुल सही है। यह प्रयोग बंगाल के, अच्छा नहीं, देखो यहां पे बंगाल लिखा है तो चंपारण पे तेजी से नजर चली गई, इस वजह से स्टेटमेंट यहां पे गलत हो गया। यह प्रयोग बंगाल के चंपारण में नहीं किया गया था, बिहार के चंपारण में किया गया था। चंपारण कहां है? बिहार। ये देखो कितनी छोटी सी मासूम सी गलती है, हो सकती है किसी से भी। किसानों को जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, ये मजबूरी थी। निलहों के द्वारा ये इस तरीके की चीजें आरोपित करी गई थी उनके ऊपर। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी सही है। निलहों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश भारत में ये पहला आंदोलन था, ये भी बात सही नहीं, मैंने आपको बताया 1859 से लेकर के 1861 के बीच में इस तरीके का आंदोलन पहले भी चलाया जा चुका था, जिसमें बंगाल के लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी और ब्रिटिश सरकार को यहां पर झुकना पड़ा था और अपना ये जो कह सकते हैं कि जो बंगाल के लोग हैं वो इस तरीके की चीजों से मुक्त हो चुके थे। अब यहां पर नए तरीके का आंदोलन चलाया जा रहा था गांधी जी के नेतृत्व में। तो इसमें अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, 2 ही स्टेटमेंट सत्य हैं। तो पूछा गया था कितने कथन सत्य हैं, तो 2 सत्य हैं। तो केवल 2 कथन सत्य हैं और 2 कथन सत्य होने का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही हो जाता है। ठीक है ना? 2 कथन सही होने का मतलब आपके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? बी सही हो गया। अब ये जो आंदोलन चला था इसकी बेसिक पृष्ठभूमि जो है वो सविनय अवज्ञा ही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में देख सकते हैं। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ है। इसका नाम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जरूर नहीं दिया गया, लेकिन यह सविनय का ही एक रूप है। सिविल डिसोबीडियंस यहां पर है। हमें अंग्रेजों ने जो बात कही है कि यह करना है और जितना पैसा हम देंगे उतना ही तुम्हें लेना है, यह बात अंग्रेजों ने कही है, विनय पूर्वक आपको इसे मना कर देना है। इन्होंने कहा कि जेल भरने के लिए आप तैयार रहिए, अंग्रेजों के अत्याचार जो वो भौतिक रूप से करेंगे, जो कि कर ही रहे हैं वो, लेकिन उसका रूप बदल करके हो सकता है हंटर बरसाना, कोड़े बरसाना जो कि करेंगे, वो आपके प्रति हिंसा करेंगे, आप वो हिंसा सहने के लिए तैयार। अत्याचार में भी हिंसा, हिंसा अत्याचार के दूसरे अत्याचार का एक रूप ये भी है, ये नहीं सहना है, ये वाला रूप आप सह सकते हो, लेकिन आप इनके खिलाफ हिंसा नहीं करोगे। तो आप देखोगे कि एक दिन वे टूट जाएंगे और अंततः वे सफल हुए और ये आंदोलन भी सफल हुआ। इस तरीके से इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला प्रयोग भी कहा जा सकता है। तो ये कोई कठिन लड़ाई नहीं है, कोई मतलब बड़ी बात नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जेबी कृपलानी वगैरह भी सब शामिल थे। अगला कथन है, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा बताना है आपको असत्य है? कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो असत्य आपको दिख रहा है? सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों और किसानों के विवाद में हस्तक्षेप किया। अहमदाबाद में 1918 में आंदोलन हुआ, जिसे कहा गया अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन, इसे अहमदाबाद मिल आंदोलन का नाम दिया गया। 1918 में यह हुआ। ऐसा है कि 1917-18 में भयंकर तरीके का
प्लेग की बीमारी फैली थी गुजरात में, और इसकी वजह से बहुत सारे जो किसान थे वो बीमार होना शुरू हो चुके थे, और बहुत सारे जो मजदूर हैं वो भी। तो मजदूरों ने जो है यहाँ पर, स्वाभाविक सी बात है, बीमार पड़ गए तो कैसे काम करने आएंगे, तो काम करने नहीं आ पाते थे वे। तो अहमदाबाद में मजदूर जो लोग थे वो छुट्टी पे जाने लगे। ऐसे में जो मिल के मालिक वगैरह जो थे, उन्होंने काम करने के एक तो घंटे बढ़ा दिए, और दूसरा जो सैलरी थी वो एक्स्ट्रा नहीं देते थे। तो मजदूरों का ये कहना था कि हमको सैलरी में हाइक चाहिए, और इस मांग को इन्होंने बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दिया। किन्होंने? जो मिल मजदूर थे उन्होंने। तो मजदूरों और किसानों के विवाद में हस्तक्षेप नहीं किया है। यहां पर किसान की जगह मिल मालिक होना चाहिए। तो अहमदाबाद में मजदूरों और मिल मालिकों के विवाद में हस्तक्षेप किया। विवाद क्या था ये मैंने आपको बताया, और हस्तक्षेप करने के पश्चात उन्होंने कहा कि आप मजदूरों को अपने मालिकों से अपनी मजदूरी में 35% की वृद्धि मांग करनी चाहिए, इस बात की उन्होंने सलाह दी। तो ये बात बिल्कुल सही है। यहां पर किसान शब्द गलत है, मिल मालिक होना चाहिए था, तो ये सही हो जाता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी भावनाएं जो थी मैंने आपको बताई। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों को लगान में छूट। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो आपका किससे रिलेटेड हो गया? अहमदाबाद मिल। और ये तब तक चलता, उन्होंने कहा काम करने ही नहीं जाना है आपको, मत जाइए। यहां पर भी विनयपूर्वक, ये भी सत्याग्रह का और सविनय अवज्ञा का एक रूप है जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। और जोर देकर के मजदूरों से कहा गया कि आप हिंसा नहीं करिएगा, उनको हिंसा करने दीजिए। और इस बात को मनवाने के लिए कि 35% की मांग की सलाह जो दी गई थी, इस बात को मनवाने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन भी किया। आमरण अनशन। अब ये जो अनशन है, आमरण अनशन, इसे आप भूख हड़ताल के रूप में न लीजिए। आमरण अनशन है मतलब तब तक हम अनशन पर बैठे रहेंगे, अपनी मांग को मांगते रहेंगे और आपके यहां काम नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारे इस 35% वाली मांग को स्वीकार नहीं कर लेते। देखिए ये नया अनुप्रयोग है, इस तरीके की चीजें अभी तक नहीं करी गई थी। अभी तक दूसरे तरीके की चीजें चलती थी। क्रांतिकारी विचार, राष्ट्रवादी जो आंदोलन थे उसमें अभी तक क्या होता था? विदेशी कपड़ों की होली जलाना, विदेशी वस्तुओं का परित्याग करना, विदेशी स्कूलों में न जाना, बड़े बड़े आंदोलन के लिए बड़े बड़े भाषण वाले मंच तैयार करना, सरकार विरोधी भावनाओं को भड़काना, ये सब चीजें थी। अब ये नया रूप देखने को, और उसमें भी मैंने बताया आपको मध्यम और उच्च वर्ग के जो लोग थे वो शामिल होने का, कह सकते हैं वहां थे, शामिल होते थे उस तरीके के आंदोलन में। इसमें पहली बार आम जनता शामिल हो रही थी, पूरी तरीके से आम जनता इसमें शामिल हो रही थी। और जो लीडर्स थे उनसे कहा गया था कि आप गांव गांव जाकर के इसका प्रचार कीजिए, वास्तविक भारत वहां बसता है। तो ये सफल हुआ आंदोलन। अब 1918 में ही उन्होंने खेड़ा आंदोलन भी चलाया। इसे खेड़ा आंदोलन कहा गया। गुजरात के खेड़ा में खेड़ा आंदोलन चलाया गया। खेड़ा के जो किसान थे उनके ऊपर लगान जो है लगाई गई थी, और उस समय खेती में प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन अंग्रेज अधिकारी क्या थे कि लगान वसूलने में जुटे हुए थे। अरे भाई, जब खेती नहीं हो रही तो लगान कैसे देंगे? तो उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे। तो इस अत्याचार के खिलाफ भी गांधी जी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि आप लगान मत दीजिए ही मत लगान। फिर सरकार को झुकना पड़ा, और फिर सरकार को नियम देना पड़ा कि ठीक है, लगान केवल ऐसे लोगों से वसूल किया जाएगा जो लगान देने में सक्षम है, जो सक्षम नहीं है वो उनसे लगान ना लिया जाए। तो इस प्रकार से ये वाला आंदोलन भी सफल हो गया। और यही जो किसान आंदोलन था खेड़ा वाला, इसी आंदोलन में सरदार पटेल जो हैं वो महात्मा गांधी से मुलाकात करते हैं और गांधी जी के अनुयायी बनते हैं। तो ये वही आंदोलन है जिसमें सरदार पटेल इनके साथ हो गए। ये एक युवा थे उस समय, और तमाम सारे युवा लोग गांधी जी के फॉलोअर बन रहे थे, तो ये भी फॉलोअर बने। तो तीनों बातें सही हैं। पहली वाली बात गलत है, कथन ए जो है वो इसमें सही हो जाएगा आंसर, असत्य के लिए जब पूछा जाएगा तो। ठीक है, चलिए, रॉलेट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान जो घटनाएं घटित हुई उनमें से कौन सा असत्य है वो आपको बताना है। रॉलेट एक्ट के दौरान जल्दी से बताइए
कौन सी घटना यहां पर घटित हुई है और कौन सी असत्य है ये आपको बताना है, जो सही नहीं है वो वाली घटना आपको बतानी है। क्या लिखा है? फरवरी 1919 में सत्याग्रहियों ने इस कानून का पालन न करने और गिरफ्तारी और जेल का सामना करने की शपथ ली। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक व्यापक हड़ताल का आह्वान किया। जलियांवाला बाग नरसंहार और उसके बाद के अत्याचारों के विरोध में रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी नाइट की उपाधि लौटा दी। 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जलियांवाला बाग में भाषण देने के लिए आए थे। देखिए, जब हम रॉलेट कानून की बात करते हैं, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, तो यह फरवरी, देखिए जब ये लागू किया गया तो उसके बाद, अब गांधी जी का जब समय, तब फरवरी 1919 में सत्याग्रहियों ने इस कानून का पालन ना करने के लिए एक सभा का आयोजन किया, रॉलेट विरोधी सभा। और उस सभा में तमाम सारे लोग जब शामिल होने शुरू हो गए, गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था, और उसमें तमाम सारे जब सत्याग्रही आने लगे तो गांधी जी ने उनसे कहा कि 2-3 चीजों के लिए तैयार रहना है। जेल भरने के लिए तैयार रहिए, जेल जाने के लिए तैयार रहिए, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार रहिए, और किसी भी प्रकार की हिंसा की घटना में आप शामिल नहीं होंगे। ऐसा करके हम सरकार के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। अब ये शपथ ली गई और इस तरीके की कार्यवाहियां जो हैं, बिल्कुल सही बात है, जो फरवरी 1919 में हुई हैं। अब ये तरीका नया था। मैंने बताया आपको कि पहले अलग तरीके से चलता था, तमाम चीजें थी। अब ये नया तरीका ढूंढ लिया गांधी जी ने, और गांधी जी के अनुयायियों ने भी विरोध करने का। ये वो आंदोलन था जिसमें जैसे पहले आप क्या कर रहे हो, विदेशी वस्त्रों की होली जला रहे हो। विदेशी वस्त्रों की क्या कर रहे हैं आप? होली जला रहे हैं। ठीक है, विदेशी वस्त्रों का त्याग करना है। तो उन्होंने कहा ये तो करना है, पर इसके अलावा दूसरा क्या करना है, जिससे कि क्या नग्न होके रहेंगे? तो उन्होंने खादी का प्रयोग बढ़ाया। आत्मनिर्भर होने का जो यहां पर कॉन्सेप्ट है वो लेकर के आए, और इस चीज को प्रेरित करने के लिए उन्होंने स्वयं चरखे का इस्तेमाल करना शुरू किया। यहीं से चरखा प्रयोग में आ गया, और खुद उन्होंने घर में बैठ करके सूत काटना शुरू किया। धीरे धीरे खादी जो था और सूत से बने हुए जो सामान थे या वस्तुएं थी, वो अब सत्याग्रहियों का एक सिंबल बन गया। स्वाभाविक सी बात है कि वस्त्र उद्योग को काफी बड़ा नुकसान यहां पर हो चुका होगा जब इसको बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाना शुरू कर दिया गया। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक व्यापक हड़ताल का आह्वान किया था। यह बात बिल्कुल सही है। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक बहुत बड़ी हड़ताल का आह्वान किया था, और लोगों से कहा था कि इसमें हिंसा नहीं करनी, और ये सब चीजें रॉलेट एक्ट के खिलाफ हो रही थी। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार होता है, जिसमें जनरल डायर के आदेश पर उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जाती हैं जो अपने प्रसिद्ध नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ वहां पर जमा हुए थे, और रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है वो कुछ प्लानिंग कर रहे थे। तो कहा जाता है कि जलियांवाला बाग जो है वो एक ही तरफ से उसमें एंटर और एग्जिट होने का रास्ता था, क्योंकि 3 तरफ से मकान वगैरह बने हुए थे, तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, उसके बारे में आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि कितना भीषण ये नरसंहार किया गया। कोई भी सामने आ जाए, फिर वो उनको इस बात का भी अवसर नहीं दिया गया कि वो वहां से तितर बितर हो सके, बिखरने का भी अवसर नहीं दिया। और जब लोग बिखरने लगे तो उनके ऊपर जबरदस्त तरीके से गोलियां चलाई गई, कोड़े बरसाए गए, बहुत सारे लोग, हजारों लोग मारे गए, और जाने कितने घायल हो गए बुरी तरीके से। और इतना ही नहीं, मैंने बताया कि उसके बाद भी अत्याचार हुए। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि उसके बाद किस किस तरीके के अत्याचार हुए। उन सब अत्याचारों के विरोध में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी नाइट की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी। ये बात बिल्कुल सही है। नाइट या नाइटहुड की उपाधि जो है, नाइटहुड की उपाधि जिसको मिलती है उसके नाम के आगे सर लग जाता है, तो इनके नाम के आगे पहले सर रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर लिखा जाता था, तो उसको उन्होंने वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा कि हमारे यहाँ सम्मान के रूप में आप हमें नाइट दें और अपमान के रूप में ये दें, तो इस सम्मान के बदले हम इस अपमान को नहीं लेना चाहते।
13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जलियांवाला बाग में भाषण देने के लिए नहीं आए थे, बल्कि जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ भाषण देने के लिए। ये गिरफ्तार पहले हो गए थे। तो इसमें असत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी असत्य है, ये आपको मालूम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। खिलाफत कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं। खिलाफत कमेटी के गठन में कौन शामिल नहीं था? जब हम खिलाफत कमेटी की बात कर रहे हैं तो जिस समय ये सारी चीजें चल रही हैं, जिस समय ये जलियांवाला बाग आंदोलन और ये सब चीजें चल रही हैं, तो खिलाफत आंदोलन भी यहां पर रूप ले रहा है। खिलाफत का मतलब ही हो गया किसी चीज के अगेंस्ट में बोलना, किसी चीज के अगेंस्ट में कहना। 1919 से लेकर के 1922 के बीच में, 1919 से लेकर के 1922 के बीच में खिलाफत असहयोग आंदोलन जो हैं वो फलीभूत होते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं तमाम तरीके से। अब ये जो रॉलेट एक्ट आया है, इसने क्या किया? इसने हिंदुओं और मुसलमानों को एक होने का रास्ता दे दिया, क्योंकि जो अत्याचार करे जा रहे थे जलियांवाला बाग और उसके बाद, वो किसी एक संप्रदाय पर नहीं किया जा रहा, सबके ऊपर किए जा रहे थे। तो ये जो जलियांवाला बाग के समय में हुआ, जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, और उसके बाद के जो अत्याचार हुए, इन सब के ऊपर अगर देखा जाए, इन सब के खिलाफ जो है ये एक कारण था। और एक और कारण था कि तुर्की में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहे थे और वहां पे जो शासक था, जो कि खलीफा भी थे जो, तो वो अपने खलीफा के खिलाफ किसी भी प्रकार का अपमान नहीं चाहते थे, फिर वो चाहे हिंदुस्तान के मुस्लिम ही क्यों ना हो। धर्मगुरु कहते हैं खलीफा को। तो इसके खिलाफ भारत में भी एकता देखने को मिलती है। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो अली ब्रदर्स हैं, जिनको अली बंधु कहा जाता है, अली बंधु, ये अली बंधुओं के द्वारा 1919 में लखनऊ में एक कमेटी बनाई गई जिसके खिलाफत कमेटी कहा गया। और इस खिलाफत कमेटी में स्वाभाविक सी बातें तो शामिल ही हैं, मौलाना आजाद भी शामिल हैं और हाकिम अजमल खान और हसरत मोहानी इत्यादि तमाम बड़े मुस्लिम जो लोग हैं वो शामिल हैं। ठीक है। और खिलाफत कमेटी के द्वारा जो है दिल्ली में आगे चल करके, शायद नवंबर की बात है 1919 में, दिल्ली में जो है एक सभा का आयोजन किया गया इस खिलाफत कमेटी के द्वारा, और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही गई, मुस्लिम्स के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को लेकर के। और यहीं से गांधी जी को मौका मिल गया कि यार ये तो बात सही है। यहीं से गांधी जी को इस बात का मौका मिला कि अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों के इस आक्रोश को राष्ट्रव्यापी बनाया जा सकता है और एक संप्रदाय के बजाय सबके साथ मिल करके, क्योंकि ऐसे अत्याचार अलग अलग संप्रदायों पर वो कर ही रहे हैं, तो एक संप्रदाय अगर उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है तो सबको उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, को ध्यान में रखते हुए जैसे खिलाफत आंदोलन था उसी से असहयोग, खिलाफत का मतलब ही होता है असहयोग करना, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी है। तो यहां पर महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन बाद में चल करके ये कंबाइंड रूप से आंदोलन चलाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खिलाफत असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें तो आंदोलन से पहले भारतीयों में असंतोष के उदय का कारण क्या था, उस कारण की अगर हम पहचान करें तो आपको बहुत ही सटीक आंसर यहां मिलेगा कि ये 1919 से लेकर के 1922 के बीच में इस तरीके के आंदोलन कंबाइंडली क्यों चले। 1919 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आर्थिक स्थिति का बिगड़ना, क्या ये कारण था? द्वितीय विश्व युद्ध तो 1919 में हुआ भी नहीं, वो तो प्रथम विश्व युद्ध था जो 1914 से लेकर के 1918 तक चला। तो इसमें द्वितीय विश्व युद्ध तो वैसे ही शब्द गलत है और ऐसा कुछ नहीं, इस कारण से खिलाफत आंदोलन नहीं शुरू है। हालांकि आर्थिक स्थिति बिगड़ी थी, ये मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था। रॉलेट एक्ट और पंजाब में मार्शल लॉ लागू करना, ये मार्शल लॉ ही था जिसमें मैंने आपको बताया कि पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ,
और उसके बाद पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ के समय में ही इस तरीके के अत्याचार किए गए। बड़ी विचित्र विचित्र सजाएं दी गई लोगों को। एक मुस्लिम स्कूल में 3 मुस्लिम बच्चों को सिर्फ इसलिए कोड़े बरसाए गए कि वो सबसे बड़े बच्चे थे और इसलिए कि वो मुस्लिम थे। अब आप सोचिए, केवल इसलिए बच्चों के ऊपर, मतलब आप समझिए 3rd क्लास से लेकर के 5th क्लास तक के बच्चों को भी उस परेड में जाना अनिवार्य कर दिया गया जहां पे उनके नेशनल फ्लैग को होस्ट करना था। तो ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया छोटे छोटे बच्चों को। बड़े भयंकर अत्याचार किए गए भाई। तो ये एक कारण था खिलाफत का। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। 1916 के लखनऊ समझौते के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ती दुश्मनी। कांग्रेस, देखिए लखनऊ समझौता हुआ तो मुस्लिम और हिंदू जो थे वो, या कांग्रेस के जो लोग थे वो एक हो गए थे या एक होने लगे थे। तो ये चीज थी कि हाँ एक हो सकते हैं। प्रभावी स्वशासन प्रदान करने में मॉर्ले मिंटो सुधारों की विफलता थी। ये सब कारण नहीं है, कारण ये सब चीजें हैं लेकिन ये कारण नहीं है इस खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का कारण ये है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि उस तरीके के प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, लेकिन तत्कालीन समाज को समझने की एक बहुत व्यापक स्थिति है। आप उस चैप्टर को आप जरूर पढ़िए और जो विचार मैंने आपको बताए हैं, आपको वो विचार उसमें देखने को सुनने को मिलेंगे, तो आप उससे और ज्यादा प्रभावित होंगे। तो फिर मुलाकात करेंगे आप सभी लोगों से इसी तरीके का सेशन लेकर के, और उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके के सेशन को रेगुलर करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।